नमस्कार दोस्तों, हमारे शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब यहाँ पर बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट जो RO APS एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है उसके विषय में एक बेहद ही महत्वपूर्ण सूचना हमें प्राप्त हुई है और जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करूँगा कि जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे भविष्य में भी इससे संबंधित या अन्य हाई कोर्ट से संबंधित उन्हें जानकारी प्राप्त होती रहे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित 2 दिन पहले का घटनाक्रम था। तो उस घटनाक्रम के बारे में आपको प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया किसी न किसी माध्यम से उस घटनाक्रम के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो ही गई होगी या किसी व्यक्ति ने आपको बता दिया होगा। तो लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी कैंडिडेट इलाहाबाद हाई कोर्ट की RO के एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुए थे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया गया, उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाना था। और इसके पहले भी मतलब इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले ही रिजल्ट आने के तुरंत बाद लगभग 1 दर्जन याचिकाएं पड़ी थी इस विषय को लेकर के कि टाइपिंग बहुत ही अनफेयर तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कंडक्ट करवाया है या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कंडक्ट करवाया है। तो क्योंकि ये फ़ैसला भी आना था और ये फ़ैसला माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान जी के बेंच में मतलब सिंगल बेंच में गया था और उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जस्ट बाद उन्होंने अपना फ़ैसला सुना दिया कि ये अपॉइंटमेंट लेटर नहीं वितरित किया जाएगा, अभी इस पर स्टे लगा दिया जाए। तो उन्होंने इस नियुक्ति पत्र पर स्टे ऑर्डर लगा दिया और इसकी अगली सुनवाई उन्होंने 25 अप्रैल को निर्धारित की है। इतनी जानकारी आपने 2 दिन पहले सब कुछ कहीं न कहीं से जो है प्राप्त किया होगा। अब आगे की जो आज की अपडेट है वो ये अपडेट है कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं, कहने का मतलब जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, वो सारे कैंडिडेट लगभग सारे के सारे कैंडिडेट जा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के डबल बेंच में एक याचिका फाइल करने। कल या परसों के डेट में वो याचिका फाइल कर देंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, हमारा सब कुछ हो चुका है, हमें नियुक्ति पत्र जो है दे दिया जाए। इस विषय को लेकर के वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के डबल बेंच में एक याचिका फाइल करने जा रहे हैं। तो आपके मन में ये विषय होना लाजमी है कि क्या डबल बेंच सिंगल बेंच के फैसले को सेटिसाइड कर देगी। बिल्कुल आप ये समझ रहे होंगे कि इस तरीके से हो सकता है, लेकिन आप ये भी तो समझिए कि हमारे पास जो भी एविडेंस थे इस याचिका को फाइल करने के लिए, कहने का मतलब जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए थे वो याचिका फाइल किए थे और वो याचिका किसी न किसी बेस पे फाइल किए थे। कहने का मतलब कोई ना कोई उनके पास साक्ष्य रहा होगा तो उसी न बेस पे जो है फाइल की होंगी याचिका। तो वो साक्ष्य तो डबल बेंच में भी तो लगेगा। ये तो है नहीं कि न्याय व्यवस्था डबल बेंच में दूसरी होती है और सिंगल बेंच में दूसरी होती है। भाई न्याय व्यवस्था तो आप कहीं भी जाइए, चाहे आप सेशंस कोर्ट में जाइए, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, चाहे आप इंटरनेशनल कोर्ट में जाइए, न्याय व्यवस्था और साक्ष्य लगभग एक समान ही होता है। हर जगह वही लगता है, जो पहले होगा वही बाद में भी लगाया जाएगा। तो ये नहीं कि सिंगल बेंच का फैसला डबल बेंच जो है निरस्त कर देगी, ऐसा नहीं है। वो भी देखेगी कि क्या चीज़ें रियल थी, क्या रियल फैक्ट है इसमें, उस फैक्ट्स को जो है वो कंसीड करके जो है वो अपना जजमेंट देगी। तो हालांकि उनका वो राइट है, वो अपना गए, उनको डबल बेंच में जाना था वो जाएं। लेकिन एक बात और भी है, जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए हैं किसी कारणवश, वो कैंडिडेट अब इस चीज़ के लिए याचिका दाखिल करने जा रहे हैं कि जब पूरा एग्ज़ाम, कहने का मतलब पूरा रिटन का एग्ज़ाम, पूरा टाइपिंग का एग्ज़ाम इस अपटेक के सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग NTA ने लिया है, तो अब पूरा एग्ज़ाम निरस्त हो जाना चाहिए। पोस्टपोन नहीं, निरस्त हो जाना चाहिए। निरस्त का मतलब इसमें रिटन भी है और टाइपिंग भी है, क्योंकि रिटन भी तो ऑनलाइन था। तो क्या इसकी गारंटी है कि रिटन अनफेयर तरीके से नहीं हुआ है? भाई आप जानते हैं कि 340 कैंडिडेट 340 पोस्ट में 350 पोस्ट में किस तरीके से लोगों का सिलेक्शन हुआ। आप बहुत से नाम ऐसे जानते होंगे। अरे यही आप नाम जानते होंगे जो बीच में UPSTF ने पकड़ा था। मैंने भी देखा उसे कि जब उसका सिलेक्शन मैंने उसका देखा कि मैंने कहा देखो अभी कुछ दिन पहले इसको जो है UPSTF ने गिरफ्तार किया था और पेपर आउट कराने के मामले में, और बाकायदा वो एविडेंस के तौर पे मतलब गिरफ्तार हुआ था, जेल होके आया। और बताइए वो यहाँ के एग्ज़ाम में टॉप कर गया। कैसे भाई टॉप कर गया? मतलब आप भी पढ़े लिखे हैं, आप हाई कोर्ट के इतने बड़े पोजीशन पे आप बैठे हुए हैं, आप सब कुछ जानते हैं और जज ये सब सारी चीज़ जान रहे हैं। लेकिन एक बात और भी है, इन सब चीज़ों में मैं ऐसे डायरेक्टली किसी का नाम नहीं ले सकता, और लेकिन ये चीज़ सब लोग जानते हैं कि इन सब चीज़ों में हाई कोर्ट के बहुत सारे मेंबर्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं। उनके बच्चे क्योंकि सिलेक्ट हुए हैं इसमें,
तो वो भी नहीं चाह रहे हैं कि इस तरीके से निर्णय ये निरस्त हो। वो चाह रहे हैं कि नियुक्ति पत्र जो है वितरित हो जाए। वो सारा दिमाग जो है वही प्रोवाइड कर रहे हैं इन लोगों को। और ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी अधिकारी उस हाई कोर्ट में हैं या अलग अलग राज्यों में या अलग अलग जो है विभागों में कार्य कर रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं कि याचिका जो जिनका नहीं हो पाया है किसी कारणवश, वो भी चाह रहे हैं कि याचिका फाइल हो और पूरा एग्ज़ाम निरस्त हो और हम फिर से जो है पुनः एग्ज़ाम दें। तो देखिए, दोनों तरफ से याचिकाएं पढ़ रही हैं, लगातार पढ़ रही हैं। और इसी कारण से एपीएस का जो रिज़ल्ट रुका हुआ है, क्योंकि एपीएस का भी रिज़ल्ट आना अभी बाकी है, अभी तो उन्होंने आंसर की जारी किया है और लगातार इससे संबंधित अपडेट आ रही है कि आईपीएस का रिजल्ट शायद, देखिए लखनऊ बेंच में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में मैं जो है पिटीशन फाइल कराने की पूरी कोशिश किया, लेकिन जो है कैंडिडेट बहुत कम मिल पाए, इसी वजह से पिटीशन फाइल नहीं हो पाई। लेकिन लखनऊ बेंच में 2 से 3 पिटीशन पड़ी है और इसकी सुनवाई शायद 25 तारीख को है, क्योंकि अभी पता नहीं चल पाएगी कन्फर्म, लेकिन 25 तारीख को एपीएस को लेकर के सुनवाई है। उसमें भी टाइपिंग को लेकर के बहुत बड़ा इशू था। इसमें तो जो है सेंटर पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, सबका टाइपिंग था, बाद में जो दिक्कत आई है जिसकी आई है रिजल्ट आने के बाद आई है। यहाँ तो सेंटर पे बहुत इशू हुआ था, किसी का टाइपिंग हो ही नहीं पा रहा था, पूरा सॉफ्टवेयर क्रैश कर गया था। और उसको लेकर के लखनऊ बेंच में 2 से 3 याचिकाएँ पड़ी हैं और उसको लेकर के 25 तारीख को सुनवाई भी है। और 25 तारीख को हाईकोर्ट आरओ को लेकर के भी सिंगल बेंच की सुनवाई है। श्रीमती मंजू रानी चौहान जी की बेंच में इसकी सुनवाई की जाएगी। तो आप सब जो है इस पर लगातार नज़रें बनाए रखिए। और एक बात और मैं आप सबसे कहूँगा कि जो अपटेक का सॉफ्टवेयर आपका है, कहने का मतलब जो अपटेक का सॉफ्टवेयर जो एनटीए इसमें अपने अंडर लेके कर रही है, इसे भारत के 13 से 14 राज्यों के आयोगों ने पहले से ही बैन करके रखा है। ये सबसे बड़ी अपडेट है। अब तो एक नया एविडेंस आपके पास आ जाएगा कि इस अपटेक को तो भारत के 13 से 14 राज्यों के आयोगों ने पहले से ही बैन करके रखा है, फिर आपने उसको हार के कर लिया। और हाईकोर्ट को इस चीज़ को देखना चाहिए था, एनटीए को नहीं देखना था। इस चीज़ को हाईकोर्ट को अपने सानिध्य में रख करके देखना चाहिए था। अब तो यही लोग कहेंगे कि हाईकोर्ट के आने वाले दिनों में जो भी एग्ज़ाम हो, हाईकोर्ट अपने अंदर स्वतः रख करके एग्ज़ाम करवाए, किसी एजेंसी को ना दे, चाहे फेयर हो या अनफेयर हो। देखिए, इतने दिन से लोग तैयारी कर रहे हैं, जगह जगह दूर दराज से लोग आकर के यहाँ कमरे किराए लेकर के किस तरीके से 10 15 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं। सोच रहे हैं कम से कम वो पढ़ लिख ले तो कम से कम उनके पढ़ाई लिखाई के बेस पे तो उनका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन इस तरीके से पैसा चलेगा, इस तरीके से भ्रष्टाचार होगा, इस तरीके से करप्शन होगा, तो लोगों की उम्मीद टूटती है। अभी हाल के दिनों में आपने देखा कि प्रयागराज में लगभग 10 से 12-15 लोग जो है आत्महत्याएँ हुई हैं। इस चीज़ को फ़िलहाल नहीं होना चाहिए था। फ़िलहाल अपने आप को मजबूत रखिए, आत्महत्या कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन देखिए, चीज़ें इस तरीके से ही लोग जो है बहुत डिमोरलाइज स्थिति में चले जाते हैं, बहुत हताशा की स्थिति में चले जाते हैं जब उन्हें उस तरीके से रिस्पांस, उस तरीके से रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो ये प्रक्रिया लगातार ऐसे अनवरत बनी रहती है और एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पे अपने आप को पूर्ण तरीके से शून्य की स्थिति में पाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फ़िलहाल अपने आप को सकारात्मक रखिए, एक उम्मीद बना के रखिए। फ़िलहाल आप छात्र हैं तो उम्मीद इसी बेस पे होता है कि आप जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं वो चीज़ें अनवरत होती रहें तो आपका भी पढ़ाई में मन लगा रहता है। तो एक और अपडेट आपको देनी थी कि जो छात्र एडवोकेट जनरल, कहने का मतलब एडवोकेट जनरल, एआरओ, एपीएस, कंप्यूटर असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम जो देना चाहते हैं या जिन्होंने फॉर्म सबमिट किया है, उसको लेकर के एक अपडेट ये है कि एडवोकेट जनरल जो वर्तमान में थे राघवेंद्र सिंह जी, उन्हें हटा दिया गया है। अभी नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति नहीं की गई है। तो अब यदि नए एडवोकेट जनरल जब आएंगे तो इस वैकेंसी के बारे में भी अपडेट, जो फॉर्म पड़ा हुआ है उसको लेकर के भी अपडेट कुछ ना कुछ मिलेगा। तो अभी यही स्थिति है कि पुराने जो एडवोकेट जनरल हैं उन्हें हटा दिया गया है, नए एडवोकेट जनरल अभी नहीं आए हैं। तो और भी अपडेट जो भी आएगा मैं आप सबको प्रोवाइड करता रहूँगा। हाँ, एपीएस को रिजल्ट के लेकर के अपडेट जो है, जैसे ही मुझे कुछ मिलेगा मैं आप सबको तुरंत प्रोवाइड करूँगा। एपीएस वाले कैंडिडेट इस चीज़ को ध्यान दें कि जैसे ही मुझे एपीएस का अपडेट रिजल्ट को लेकर के मिलेगा, हालांकि 10 अप्रैल तक लग रहा था कि कुछ ना कुछ मिलेगा, आज ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज रविवार का दिन था, वैसे भी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालांकि मुझे पता था कि 10 अप्रैल तक कुछ ना कुछ अभी होने वाला है नहीं, क्योंकि कोई इस बारे में बताने के लिए, मतलब किसी के पास कोई अपडेट ही नहीं है। हाईकोर्ट के अंदर भी कोई अपडेट नहीं है कि एपीएस को लेकर के चल क्या रहा है। आखिर हाईकोर्ट और एनटीए के मन में चल क्या रहा है कि ये वैकेंसी आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट 3 महीने के अंदर फाइनल सिलेक्शन करवा देती थी, वहां सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम हुए 3 महीने व्यतीत हो गए, सिर्फ रिटर्न के एग्ज़ाम को हुए 3 महीने व्यतीत हो गए। तो देखिए, इससे संबंधित जो भी अपडेट होगा मैं आप सबको प्रोवाइड करूंगा।
और जल्द ही कुछ ना कुछ नया अपडेट मैं आप सबके सामने लेके आऊँगा। तो चैनल पर यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।